तो दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेनेट। तो जैसे कि आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम जनरल सेक्शन भी करा दो, ठीक है। तो मैंने पहले करा रखा है 2023 तक पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के, ठीक है। पूरा जनरल सेक्शन सॉल्यूशन करा रखा है, जिसकी वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हो। तो आज से मैंने जो है 2024 भी स्टार्ट किया है, जो एग्ज़ाम आपका 2025 के अंतर्गत हुआ था। तो सबसे पहले हम करेंगे एचटेट टीजीटी 2024 के पेपर की सीडीपी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले किया था, बिना टाइम वेस्ट के हम वही जो है इसके अंतर्गत करेंगे, ठीक है। तो आज का जो पेपर रहेगा वो रहेगा आपका एचटेट टीजीटी 2024 का सीडीपी का, ठीक है। इसके बाद हम पीआरटी भी करेंगे और पीसीटी भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी है। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा है कि कोई सी भी आप क्रिया करते हो यानी एक्टिविटी करते हो। क्रिया क्या होती है? कुछ भी करना, खाना, पढ़ना, सोना, ठीक है, खेलना, कुछ भी क्रिया करते हो उसको शुरू करने के लिए, ठीक है, फिर उसको लगातार जारी रखने के लिए, ठीक है, और नियमित रखने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो हमें बतानी है। सबसे पहले दिया गया है अभिरुचि यानी इंटरेस्ट दिया गया है। अब देखो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? रुचि। अब देखो, अगर मान लो आपको किसी चीज़ के अंतर्गत रुचि है, ठीक है, तो आप उसको ये थोड़ी ना, चलो ठीक है किसी चीज़ में आपकी रुचि है तो आप उसे आरंभ कर सकते हो, ठीक है। यानी अराउजिंग का मतलब क्या होता है? आरंभ करना, ठीक है। सस्टेनिंग का मतलब क्या होता है? जारी रखना। और रेगुलेटिंग का उसे नियमित रूप से करना, रेगुलर करना, ठीक है। इंग्लिश के भी बच्चे जुड़े हैं इसलिए मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते चलूँगी, ठीक है। तो अब मान लो किसी चीज़ के अंतर्गत आपकी रुचि है तो आप उसे शुरू कर सकते हो, लेकिन उसे रेगुलर नहीं कर सकते। अब देखो हमारा जो इंटरेस्ट है वो मतलब टाइम के साथ चेंज होता रहता है। आज हमें कुछ पसंद है, कल हमें कुछ पसंद है, तो वो क्या होता है? रेगुलर नहीं होता, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभिरुचि जो है ऐसी क्रिया नहीं है जो कि नियमित हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारा अभिधारणा यानी ओपिनियन। अब देखो ओपिनियन क्या होता है, अभिधारणा क्या होता है, यानी आपका ओपिनियन क्या है। कोई भी टॉपिक है तो आपसे पूछ लेते कि भाई आपका विचार क्या है। अब फॉर एग्जांपल पढ़ाई को लेकर ही पूछ लेते हैं कि भाई आपका विचार क्या है। अब देखो अगर आपसे कोई विचार पूछता है तो उसका मतलब सबके अकॉर्डिंग अपना अपना ओपिनियन होता है, यानी गलत भी होता है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें सही होती है, कुछ गलत होता है। तो इसके अंतर्गत भी मतलब ऐसा कुछ क्रिया नहीं करोगे कि जो आप आरंभ कर सको या फिर उसे जारी रख सको। तो इसके अंतर्गत सिर्फ हम अपना क्या देते हैं? ओपिनियन देते हैं, यानी विचार देते हैं। तो ये भी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अभिवर्ती यानी एटीट्यूड। एटीट्यूड अभिवर्ती का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को लेकर आपकी सोच क्या है, यानी आपका किसी व्यक्ति की तरफ कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी कोई रेगुलर नहीं रहता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, क्योंकि हमारा किसी के प्रति कोई भी एटीट्यूड होता है तो वो चेंज होता रहता है सामने वाले के बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अभिप्रेरणा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन क्या होता है? अगर आपको किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको एचटेट का एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है, तो एचटेट एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है, तो आपके अंतर्गत एक प्रेरणा है अंदर से, ठीक है। तो आप पढ़ाई शुरू करोगे, बिल्कुल करोगे, फिर उसे जारी भी रखोगे, भाई रेगुलर जारी रखोगे, ठीक है। फिर आप उसे नियमित भी करोगे यानी रेगुलर करोगे। यानी मोटिवेशन से क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी जो है आप आरंभ करते हो, जारी रखते हो और नियमित रूप से रखते हो, ठीक है। तो हमारा इसके अंतर्गत जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिगम यानी सीखना के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है, यानी लर्निंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक नहीं है वो हमें बताना है। सबसे पहले क्या दिया है? लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखो यहाँ पर जो ये यूनिवर्सल है यानी सार्वभौमिक है, इसका मतलब क्या है? वो सभी के लिए समान है, यानी जो सीखना है वो सभी के लिए समान प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, मतलब किसी भी स्टेज में इंसान है वो हमेशा सीखता रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि सभी जो है कुछ ना कुछ जो है
सीखते रहते हैं, यानी लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। नेक्स्ट दिया है लर्निंग इज़ नॉट द चेंज इन बिहेवियर, यानी सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें नहीं बताना था, तो इसका जो है मोस्टली आंसर नहीं के अंतर्गत होता है, यानी जो चीज़ें आपको नेगेटिव दिखाई दे ना स्टेटमेंट के अंतर्गत, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, कुछ आप इस तरीके से भी कर सकते हो CDP के अंतर्गत, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो, सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। अगर आप कुछ सीखोगे तो वो तो आपके व्यवहार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर नहीं है दिया है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है लर्निंग हेल्प इन एडजस्टमेंट, यानी जो सीखना होता है वो समायोजन में सहायक होता है। बिल्कुल ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब हम जैसे गांव के इंसान हैं, ठीक है, गांव के व्यक्ति, अगर हम शहर में जाएंगे, वहाँ का रहन सहन भाषा अलग होती है, तो गांव का व्यक्ति जब शहर के अंतर्गत जाएगा तो थोड़े दिन के अंतर्गत उनके तौर तरीके सीखने लगता है। यानी सीखना क्या होता है, हमें एडजस्टमेंट में मदद करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, यानी सीखना एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे आप साइकिल सीखते हो, ठीक है, तो साइकिल सीखने के बाद जो है आप बाइक सीखते हो। ठीक है, यानी साइकिल अगर आप सीख लोगे तो बाइक आपके लिए इजी हो जाएगी। यानी लर्निंग क्या होता है, आपकी एक स्थिति के से दूसरी स्थिति के अंतर्गत क्या है, आपके सीखने को, आपके ज्ञान को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत, बालक का विकास सिर से आरंभ होकर पैर की दिशा में होता है, प्रस्तुत कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। यानी यहाँ पर बोला है कि जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट जो है सिर से शुरू होकर जो है पैर की दिशा की तरफ होता है। तो हमें बताना है कि ये कौन सी डेवलपमेंट का सिद्धांत है। देखो यहाँ पर जो है दिशा की बात की गई है, तो दिशा से रिलेटेड ही हमारा आंसर मिलेगा। क्या दिया है, पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। देखो पहले ही क्वेश्चन में जो है विकास दिशा का सिद्धांत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये जो विकास दिशा का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत होता है कि जो बच्चे का विकास है ना, वो एक निश्चित दिशा के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, अब ये जो विकास दिशा का सिद्धांत है ये दो तरह का होता है। एक तो होता है सेफ्लोकोडल, क्या होता है, सेफ्लोकोडल, जिसे हिंदी के अंतर्गत बोलेंगे सिर से पैर की ओर विकास। दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसको हिंदी के अंतर्गत बोलेंगे केंद्र से बाहर की ओर या फिर मध्य से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर। देखो अभी तो यहाँ पर ये आंसर दे दिया, लेकिन इसको अगर डिटेल में पूछते तो इसका आंसर क्या होता, सेफ्लोकोडल होता। ठीक है, इस तरीके से भी नाम भी देके जो है आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम इनको बारी बारी समझेंगे कि सेफ्लोकोडल क्या होता है, यानी सिर से पैर की ओर क्या होता है। इसमें जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से शुरू होकर पैर की दिशा के अंतर्गत होता है। यानी सबसे पहले देखो यहाँ पर देखते हैं, यानी सबसे पहले जो बच्चा है उसके सिर का विकास होगा, फिर गर्दन का विकास होगा। ठीक है, उसके बाद जो है छाती का होगा, फिर पेट का होगा, फिर अंत में जाके जो है उसके पैरों का विकास होगा। तो इस तरीके से जो बच्चे का विकास होता है उसे हम सेफ्लोकोडल बोलते हैं या फिर सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चा पहले जो आप देखोगे तो सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखेगा, फिर बाद में चलना सीखेगा। तो इस तरीके का जो विकास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेफ्लोकोडल बोलते हैं। ठीक है, यानी सिर से पैर की तरफ। अब दूसरा हम देखते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी मध्य से बाहर की ओर। देखो इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, ऐसे इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो बच्चे का विकास होता है उसके अंतर्गत जो है बच्चे का सबसे पहले जो है मध्य वाला भाग जो है विकसित होता है, उसके बाद वो बाहर की तरफ होता है, यानी मध्य से केंद्र की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लेते हैं कि पहले बच्चे का जो है
शोल्डर का विकास हुआ, फिर हाथों का विकास हुआ, तो वो कौन सा सिद्धांत है? तो आप बोलोगे प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी मध्य से बाहर की ओर। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि पहले बच्चे की जो है हथेली विकसित होती है, फिर उंगलियों का विकास होता है। तो आप देखोगे डायरेक्शन क्या होती है, केंद्र से बाहर की ओर जब बच्चे का विकास होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी मध्य से बाहर की ओर। तो ये दोनों सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। देखो प्रोक्सिमो डिस्टल का एक एग्जांपल मैं आपको और बता देती हूँ, रियल लाइफ आपने देखा होगा। देखो जब छोटा बच्चा होता है ना, वो जब पेंसिल अगर आप उसे पकड़ाओगे तो पूरे हाथ के साथ वो पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो 3 उंगलियों से पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा तो ये क्या होता है, उसका विकास कैसा हो रहा है, प्रोक्सिमो डिस्टल, यानी मध्य से बाहर। पहले जो उसके बड़े अंग होते हैं वो विकसित होते हैं, फिर आपके जो है छोटे छोटे अंग जो है बच्चों के विकसित होते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला सिद्धांत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, यानी विकास क्रम का सिद्धांत। पहले हम समझेंगे कि क्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। देखो आपको अगर मीनिंग पता होगा तो अपने आप कर लोगे। सीक्वेंस क्या होता है, यानी एक के बाद जो है एक चीज़ होना, पहले ये ज़रूरी है फिर दूसरी होगी। ठीक है, यानी जब एक के बाद एक विकास होता है उसे क्या बोलते हैं, विकास क्रम का सिद्धांत। देखो इसमें जो बच्चे का विकास होता है वो सरल से कठिन की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर होता है। यानी बच्चा पहले जो है जो मतलब सरल है, आसान चीज़ें वो सीखेगा, फिर धीरे धीरे वो कठिन चीज़ें सीखेगा। फॉर एग्जांपल जैसे पहले बच्चा जो है, जब छोटा बच्चा होगा वो आवाज़ निकालना सीखेगा, फिर 1 या 2 वर्ड बोलना सीखेगा, फिर वो लाइन बोलना सीखेगा। तो इसी तरीके से जब बच्चा, ये क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस में, यानी बच्चा जो है, बच्चे का जो विकास है वो क्रम के अंतर्गत हो रहा है, यानी सीक्वेंस के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत हमारा कौन सा दिया गया है। नेक्स्ट है निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। देखो कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है यानी निरंतर, यानी जो बच्चे का विकास होता है वो लगातार होता है। लगातार का मतलब यानी बच्चे का जब जन्म होता है वहाँ से विकास शुरू होता है, जन्म से मृत्यु तक जो है हमेशा विकास कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। यानी इसके बीच जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ भी लेते हैं कि ये सिद्धांत है या नहीं। तो आपको याद रखना है कि कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट के अंतर्गत, यानी निरंतर विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो बच्चे का विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखो इस सिद्धांत का मतलब होता है, इसमें जो विकास होता है उसके जो सभी पहलू होते हैं उनका आपस में संबंध होता है। ठीक है, अब देखो विकास के पहलू कौन कौन से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे का विकास है, एक हो गया आपका शारीरिक विकास, यानी बच्चे का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, मांसपेशियों की ताकत। ठीक है, जितनी भी शारीरिक गतिविधियाँ आएगी वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगी। फिर बच्चे का मानसिक विकास, यानी बच्चा कैसा सोचता है, कैसे समझता है, कैसी चीज़ें याद रखता है। ठीक है, फिर बच्चे का जैसे सामाजिक विकास हो गया, यानी बच्चा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, फिर बच्चे का हो गया जैसे भावनात्मक विकास, जैसे डर, गुस्सा, इन भावनाओं पर कैसे नियंत्रित करता है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत बोला गया है कि ये जितने भी विकास के पहलू होते हैं इनका आपस में संबंध होता है। अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा है, मतलब वो खेल वगैरह में सक्रिय है, तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा रहेगा, उसका सामाजिक विकास भी बेहतर होगा। लेकिन अगर किसी भी एक विकास के अंतर्गत थोड़ी सी बाधा है, मान लेते हैं बच्चे का कोई शारीरिक विकास के अंतर्गत कोई कमी है, तो वो बच्चे के मानसिक विकास पर भी फर्क पड़ेगा, यानी सामाजिक विकास पर फर्क पड़ेगा। यानी ये जो जितने भी विकास के पहलू है इनका क्या होता है, परस्पर में संबंध होता है। ठीक है, इस सिद्धांत का यही मतलब है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर था वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मॉडलिंग संप्रत्यय से संबंधित है। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट से संबंधित है। देखो ये जो मॉडलिंग कंसेप्ट है ये किसने दिया था, ये दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया था, एल्बर्ट बंडूरा ने। एल्बर्ट बंडूरा ने। इसकी थ्योरी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। क्या थी, सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने जो है मॉडलिंग कंसेप्ट दिया था। ये जो इसका सामाजिक
अधिगम सिद्धांत है। इसे 2-3 नाम से और जाना जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या थ्योरी थी। इसे समझा जाता है, एक तो जाना जाता है कि मॉडलिंग के मतलब मॉडलिंग थ्योरी, ठीक है। दूसरा इसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। और इसको जाना जाता है इमिटेशन थ्योरी। इमिटेशन का मतलब होता है यानी किसी चीज़ को नकल करके सीखना, यानी अनुकरण सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो है एल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी है, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है, यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। इसे इमिटेशन थ्योरी भी कहा जाता है, यानी अनुकरण सिद्धांत। तो इन थ्योरीज के अंतर्गत, यानी इस थ्योरी के अंतर्गत क्या होता है, बच्चा जो है दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ठीक है, उसकी नकल उतार कर सीखता है, ठीक है। जो एल्बर्ट बंडूरा थे, उन्होंने जो है एक बोबो डॉल थी, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। यानी इसने इसको जो है 3 पिक्चर दिखाई, जैसे प्यार वाली पिक्चर दिखाई तो वो वैसा ही बिहेव कर रही थी, ठीक है। फिर उसने जो है मतलब हॉरर मूवी दिखाई तो फिर वो जो है वैसा ही व्यवहार कर रही थी। यानी बच्चा क्या करता है, दूसरे की नकल देखकर, यानी उसको ऑब्जर्व करके जो है चीज़ें सीखता है। इसके अंतर्गत जो है एल्बर्ट बंडूरा ने जो है 4 एलिमेंट दिए थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, उन्हें सीक्वेंस में लगाना भी आ जाता है। यानी सबसे पहले क्या हो जाता है, पहला क्या दिया उन्होंने 4 एलिमेंट के अंतर्गत, अटेंशन, सॉरी गाइस स्पेलिंग गलत हो गई, अटेंशन। इसे हिंदी के अंतर्गत बोलेंगे अवधान। क्या बोलेंगे, अवधान। यानी ये पहला एलिमेंट है, यानी इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है वो मॉडल के रूप में, मतलब किसी का व्यवहार है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करता है, यानी ध्यान देता है, यानी अटेंशन देता है। फिर उसके बाद वो करता है रिटेंशन। क्या करता है, रिटेंशन मतलब यानी किसी चीज़ को याद रखना, यानी धारण करना। हिंदी के अंतर्गत क्या बोलेंगे, धारण। यानी इसमें जो है बच्चा जो व्यवहार उसने देखा है उसको दिमाग में याद रखता है, ठीक है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंतर्गत है, हिंदी में बोलेंगे इसको पुनर्उत्पादन, ठीक है, यानी पुनः प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत जो बच्चा है, जो देखो पहले उसने ध्यान दिया उस बिहेवियर की तरफ, फिर उसने जो है दिमाग में याद रखा। अब इसके अंतर्गत जो उसने याद किया जो व्यवहार, उसके अंतर्गत वो ऐसा ही करने की, मतलब दिखाने की क्षमता रखता है, यानी वैसा ही व्यवहार जो है करता है। उसके बाद नेक्स्ट है मोटिवेशन। क्या है, मोटिवेशन, जिसे हिंदी में बोलेंगे अभिप्रेरणा। यानी इसके अंतर्गत फिर डिपेंड करता है कि उसे ये जो किया है उसने, उसमें उसको इनाम मिली है या फिर सज़ा मिली है, तो व्यक्ति जो है उसके अनुसार ही आगे प्रक्रिया करता है। यानी अगर उसको सज़ा मिलेगी तो वो नहीं दोहराएगा, वरना वो क्या करेगा, रिपीट करेगा एक्शन को, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट है, कर्म के अंतर्गत भी ये लगाने आ जाते, तो आपको याद रखना है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो ये थी आपकी एल्बर्ट बंडूरा का मॉडलिंग कंसेप्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लेकिन हम ऑप्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर है सिगमंड फ्रेंड। आपको याद रखना है, ये जो सिगमंड फ्रेंड थे इन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। किसका फादर कहा जाता है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, यानी मनोविश्लेषणात्मक का पिता भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इनकी थ्योरी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी, यानी मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी, ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी। आपको याद रखना, पूछा जाता है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया, और इन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट आपका थ्रोनडाइक। क्या है, थ्रोनडाइक ने थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसे हिंदी में बोलेंगे प्रयास और गलती का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत थ्रोनडाइक ने बताया था ट्रायल यानी प्रयास करना, बच्चा जो है ट्राई कर करके सीखता है, यानी प्रयास करके सीखता है, एंड एरर और गलती करके सीखता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है इसने 3 सीखने के नियम बताए थे थ्रोनडाइक ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे। सबसे पहला है लॉज ऑफ रेडीनेस, यानी तैयारी का नियम।
लॉ ऑफ रेडीनेस के अंतर्गत थ्रोनडाइक ने बताया कि जो बच्चा है वो तभी सीख पाता है जब वो जो है मानसिक रूप से सीखना चाहता है, ठीक है। यानी जब तक उसके मन में नहीं आएगा, मतलब कि मेरे को तैयारी करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको HTET की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले तो रेडीनेस होनी चाहिए ना, भैया आपको तैयारी करनी है, आपका मानसिक रूप से आपके अंतर्गत ये बात आनी चाहिए, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या ज़रूरी है, लॉज ऑफ रेडीनेस। उसके बाद है लॉज ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। इसके अंतर्गत थ्रोनडाइक ने बताया कि जो काम जो है बच्चा बार बार करता है तो वो उसे अधिक देर तक, मतलब अधिक याद रहता है, ठीक है। यानी बार बार अभ्यास करना चाहिए बच्चे को, ठीक है। फिर उसने बताया कि लॉज ऑफ इफेक्ट, क्या बताया, लॉज ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब बच्चा जो है कोई चीज़ सीख लेता है और उसके अंतर्गत मतलब सफल हो जाता है तो उसे क्या मिलता है, इनाम मिलता है, तो बच्चा उस चीज़ को रिपीट करेगा, ठीक है। और अगर कुछ सीखता है बच्चा, अगर उसके अंतर्गत असफल हो जाता है तो उसको क्या मिलेगी, डांट या वगैरह कुछ और मिलेगा, जिससे वो क्या करता है, उसे भूल जाता है, ठीक है। यानी लॉज ऑफ इफेक्ट यानी क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो ये 3 नियम दिए थे सीखने के थ्रोनडाइक के द्वारा, लॉज ऑफ रेडीनेस, लॉज ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉज ऑफ इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गिलफोर्ड। इसके द्वारा जो है बुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया गया था, यानी इंटेलेक्ट का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एग्राफिया इज, यानी एग्राफिया किसे कहते हैं। फर्स्ट है इन दिस पेशेंट लॉसेस द एबिलिटी टू रीड, यानी इसमें रोगी में पढ़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो जहाँ पर जो है पढ़ने की क्षमता जो है समाप्त हो जाती है उसे हम बोलते हैं अलेक्सिया। क्या बोलते हैं, अलेक्सिया, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रोगी में अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी एग्राफिया के अंतर्गत क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो अपने विचारों को लिखकर नहीं बता सकता, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एग्राफिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, इसमें रोगी में साधारण जोड़ घटाव करने की क्षमता नहीं होती, यानी जिसके अंतर्गत जो है बच्चा क्या नहीं कर पाता, एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाता, उसे हम क्या बोलते हैं, एकैल्कुया। क्या बोलते हैं, एकैल्कुलिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें रोगी में वस्तुओं का नाम लेने की अक्षमता पाई जाती है, यानी इसके अंतर्गत जो बच्चा जो है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका नाम नहीं ले पाता, ठीक है, वो क्या होता है, अनीमिया। क्या होता है, अनीमिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जिसके अंतर्गत जो है बच्चा पढ़ नहीं सकता उसे एलेक्सिया बोलेंगे, और जो अपने विचारों को लिख नहीं सकता उसे क्या बोलेंगे, एग्राफिया बोलेंगे, और जिसके अंतर्गत जो है जोड़ घटाव यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की दिक्कत आती है उसे एकैल्कुया बोलते हैं, और जिसके अंतर्गत जो है वस्तुओं के नाम नहीं ले पाता बच्चा उसे क्या बोलते हैं, अनोमिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारस्परिक कहावत के अनुसार जब लोमड़ी सभी प्रयास करने के बाद भी अंगूर तक नहीं पहुंच सकी तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं, यह उदाहरण है, ठीक है। ये आपने सभी ने पढ़ी होगी लोमड़ी की कहानी, यानी जब लोमड़ी जो है वो जो अंगूर थे वो बहुत ऊंचाई पर थे, यानी कूदने के बाद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो लोमड़ी क्या बोलती है कि अंगूर क्या है, खट्टे हैं। देखो ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑप्शन दिया गया है विथड्रॉवल या फिर प्रत्याहार। देखो विथड्रॉवल या फिर प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, ठीक है, क्या होता है, पीछे हटना। अब देखो लोमड़ी जो है पीछे तो नहीं हटी थी, उसने पूरी कोशिश की थी, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चा डर के कारण जो है पीछे हटने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो वो अलग अलग बहाने बनाएगा स्कूल में ना जाने के, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, विथड्रॉवल, यानी जब कोई डर के मारे पीछे हटता है तो वो कौन सी सिचुएशन होती है, विथड्रॉवल की होती है। नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन यानी यौक्तिकीकरण। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी गलती या असफलता को सही ठहराने के लिए जो है बहाना बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो गया तो वो बोलेगा कि भाई परीक्षा बेकार ही है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी लोमड़ी ने यही किया है कि वो जो है उस अंगूर तक पहुंचने में जो है सफल नहीं हुई, लेकिन बहाना बना दिया कि अंगूर क्या है, खट्टे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। यानी जब व्यक्ति अपने
कामों के अंतर्गत असफल हो जाता है तो बहाने बनाने लग जाता है, ठीक है, तर्क देने लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन, यानी यौक्तिकीकरण। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। देखो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी गलती जो है दूसरों पर डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कोई बच्चा एचटेट के एग्ज़ाम में फेल हो गया, ठीक है, तो वो अपनी गलती नहीं मानेगा कि भाई मैंने तैयारी नहीं की थी, वो दूसरे पर ढालेगा कि टीचर ने हमें ये नहीं पढ़ाया था कि जो एग्ज़ाम में आई। ये क्या होता है? प्रोजेक्शन, यानी अपनी गलती दूसरों पर डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिग्रेशन, यानी प्रतिगमन। इसके अंतर्गत जो बच्चा जो है बचकानी हरकतें करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब बच्चा नया नया स्कूल जाता है ना, तो वो डर और महसूस के कारण जो है माँ से जाकर चिपक जाता है या फिर रोता है। इसे हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन बोलते हैं। जैसे कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है, ठीक है, अगर वो टेंशन है, तनाव के अंतर्गत है, तो वो बचपन की तरह जो है चिड़चिड़ापन दिखाता है, ठीक है, क्रोध करता है, चीज़ें फेंकने लगता है। इसे हम क्या बोलते हैं? बचकानी हरकतें, यानी बचकाना व्यवहार करने लगता है। इसे हम बोलते हैं रिग्रेशन, यानी कि प्रतिगमन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेशनलाइजेशन, ठीक है, यानी युक्तिकरण का, ठीक है, उदाहरण है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो, बेसिक नीड एट बॉटम लेवल इज कंसिडर्ड, यानी मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर की प्रथम आधारभूत आवश्यकता मानी गई है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो मैस्लो है उसके हायरार्की थ्योरी के बारे में बात की गई है, यानी पदानुक्रम सिद्धांत के बारे में बात की गई है। इस थ्योरी के अंतर्गत क्या था कि मैस्लो ने बताया कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, जो नीड है, वो अलग अलग लेवल पर होती है, यानी अलग अलग स्तर पर होती है। सबसे पहले जो है नीचे वाले स्तर, यानी नीचे वाले लेवल की जो है ज़रूरतें पूरी होगी, उसके बाद ही वो जो है ऊपर वाले लेवल की तरफ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसने जो है 5 लेवल बताए थे, यानी 5 स्तर बताए थे कि मनुष्य की आवश्यकताएं किस तरीके से पूरी होगी, ठीक है। सबसे नीचे वाला लेवल है जिसको इसने नाम दिया था शारीरिक आवश्यकताएं। क्या दिया था? शारीरिक आवश्यकताएं, यानी फिजियोलॉजिकल नीड। इसके अंतर्गत जो है मैस्लो ने बताया कि सबसे, देखो शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती है? भोजन, पानी, सोना, सांस लेना, ये सब कुछ, ठीक है। यानी सबसे पहले मनुष्य की क्या आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए? शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, यानी भोजन, पानी, नींद, सांस लेना, ठीक है, ये सब कुछ। उसके बाद ही दूसरी उसने बताई थी सुरक्षा की आवश्यकता, यानी सेफ्टी के बारे में, कि जब जो है मनुष्य को जो है भोजन, पानी, नींद मिल जाएगी, उसके बाद वो दूसरे लेवल पर क्या करेगा? सुरक्षा, ठीक है, यानी कि उसका जो है घर जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए, उसकी नौकरी होनी चाहिए, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेगा। उसके बाद तीसरा लेवल दिया था उसने लव एंड बिलोंगिंग्स का, यानी स्नेह और संबंध का, यानी लव एंड बिलोंगिंग्स का, बिलोंगिंग्स यानी स्नेह और संबंध। इसके बाद उसने बताया मैस्लो ने कि इसके बाद जो है व्यक्ति जो है दोस्ती, परिवार, प्यार और समाज से क्या करेगा? जुड़ाव करेगा, ठीक है। फिर उसने चौथे लेवल पर बताया एस्टीम नीड्स, यानी आत्म सम्मान की नीड्स, एस्टीम नीड्स यानी आत्म सम्मान की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है वो सम्मान के लिए करेगा, उपलब्धियों के लिए करेगा, यानी आत्मविश्वास के लिए चीज़ें करेगा। फिर उसके बाद सम्मान के बाद उसे 5वां और लास्ट स्तर क्या था? लास्ट लेवल क्या था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी स्वयं सिद्धि या फिर आत्म संतुष्टि सिद्धांत। इसके अंतर्गत उसने बोला कि वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करेगा, यानी खुद को और बेहतर बनाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करेगा, यानी नए नए ज्ञान को सीखेगा, ठीक है, अलग अलग कला को सीखेगा, अपने सपने पूरे करने की कोशिश करेगा। तो ये 5 लेवल जो है मैस्लो के द्वारा दिए गए थे। उसने बताया, क्या बताया उसने, एक बार रिपीट करा देती हूँ कि सबसे पहले तो बंदे की जो है शारीरिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, या ना खाना पीना बहुत ज़रूरी है, फिर उसको सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, फिर उसके लिए प्यार भी बहुत ज़रूरी है, फिर उसको सम्मान भी ज़रूरी है, और फिर उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी ज़रूरी है। इस तरीके से 5 लेवल जो है मैस्लो के द्वारा दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा है कि निचले स्तर की आवश्यकता मानी गई है, तो निचले स्तर की क्या आवश्यकताएँ मानी गई है? बिलोंगिंग्स
ये हम कौन से लेवल की है, तीसरे लेवल की है। कौन से लेवल की है, तीसरे लेवल की है, जहाँ पर हमने लव और बिलोंगिंग्स की बात करी थी, यानी स्नेह और संबंध की बात की थी। लेकिन क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछी है, सबसे नीचे वाली यानी बॉटम लेवल वाली। ठीक है, नेक्स्ट है फिजियोलॉजी नीड। तो यही मैंने बताई थी, ये क्या थी, शारीरिक आवश्यकता। और ये सबसे पहली है क्या क्या, भोजन, पानी, नींद। ये सबसे बॉटम लेवल की है यानी निचले स्तर की आवश्यकता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कौन सी थी, पांचवी थी। ठीक है, और सिक्योरिटी कौन सी थी, दूसरी थी। ठीक है, तो आपको ये जो है पांचों लेवल आपको याद होने चाहिए मैस्लो के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो किंतु ज्ञान ग्रहण के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कथन की पुष्टि सीखने के किस नियम से होती है। देखो चारों ऑप्शन मैं इसलिए कराती हूँ, अब देखो मैंने पीछे चारों ऑप्शन जो है आपको समझाए, तो आप देखोगे यहीं पर जो है आपका दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड आ गया। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि आप छात्र को कक्षा में तो बिठा सकते हो, लेकिन उसे जो है ज़बरदस्ती ये नहीं बोल सकते कि आप ये ज्ञान जो है मतलब ग्रहण करो, यानी आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। लॉज ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉज ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, लॉज ऑफ डिसयूज यानी अनअभ्यास का नियम, या फिर लॉज ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। ये हमने किसके अंतर्गत पढ़े थे, कौन सी थ्योरी के अंतर्गत पढ़े हैं। ठीक है, माइंड में आप सोचो। देखो ये हमने कौन सी थ्योरी के अंतर्गत पढ़े थे, थ्रोनडाइक की थ्योरी थी। किसकी थी, थ्रोनडाइक की थ्योरी थी। कौन सी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी प्रयास और गलती के सिद्धांत के अनुसार, यानी बच्चा जो है ट्राई करके और गलतियां करके सीखता है। तो इसके अंतर्गत हमने सबसे पहला नियम पढ़ा था रेडीनेस का, यानी जब तक बच्चा अंदर से, ठीक है, यानी शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से रेडी नहीं हो सकता, तब तक आप उसे फोर्स नहीं कर सकते ज्ञान के लिए। तो यही इसके अंतर्गत पूछा था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज के अंतर्गत क्या होता है, अभ्यास के अंतर्गत बच्चा जो है बार बार अभ्यास करके मतलब अभ्यास करता है ताकि उसको चीज़ें याद रहे। ठीक है, डिसयूज़ वाला हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। लॉज ऑफ इफेक्ट क्या था, यानी जब वो अभ्यास करता है तो उसका कुछ ना कुछ जो है आप मतलब परिणाम आता है। जब वो काम उस अभ्यास के अंतर्गत सफल हो जाता है तो उसे इनाम मिलता है, तो वो दोबारा करता है। अगर असफल हो जाता है तो उसे डांट वगैरह मिलती है, तो वो उसे भूल जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या दिया है 9th क्वेश्चन के अंतर्गत, सुधार विद्यालयों का संप्रेत्य है, यानी द कंसेप्ट ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल। हमें यहाँ पर बताना है कि जो कंसेप्ट है रिफॉर्मेटरी स्कूल का वो क्या है। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये रिफॉर्मेटरी स्कूल क्या होता है। ठीक है, यानी सुधार विद्यालय, नाम से ही जैसे वाकिफ़ है, जैसे सुधार, यानी ऐसे स्कूल, ऐसे विद्यालय होते हैं जो कि किशोर होते हैं, यानी जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं और वो कोई अपराध कर देते हैं या फिर गलत व्यवहार कर देते हैं, तो उन बच्चों के सुधार के लिए ये क्या बनाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम सुधार विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, इन स्कूलों का मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को जो है मतलब उनके व्यवहार के अंतर्गत, उनकी सोच के अंतर्गत, उनकी आदतों के अंतर्गत सुधार किया जाए, ना कि सजा दी जाए। ठीक है, तो अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, मानसिक मंद बालकों के लिए, फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, यानी जो मानसिक रूप से मंद होते हैं बालक, उनके लिए क्या दी जाती है, स्पेशल एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, यानी जो बच्चे गिफ्टेड होंगे तो उनको तो मतलब उनमें तो क्या ही सुधार करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष अपराधी बालकों के लिए, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी जो बच्चे कुछ अपराध कर देते हैं या फिर गलत व्यवहार के कारण वो जो है अपराधी बन जाते हैं, तो उनके लिए ये जो है सुधार विद्यालय बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टोलमैन थ्योरी रिलेटेड टू, टोलमैन के सिद्धांत का संबंध है। देखो पहले हम थोड़ा सा टोलमैन की थ्योरी के बारे में जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो टोलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने दिया था लेटेंट लर्निंग का। क्या दिया था, लेटेंट लर्निंग। देखो लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई। ठीक है, छिपी हुई लर्निंग, मतलब टोलमैन ने बताया कि जो सीखना है वो बिना किसी मतलब रिवार्ड के भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। एक बच्चा है, ठीक है, वो रोज़ जो है स्कूल अपने पापा के साथ जाता है। ठीक है, एक ही रास्ते से स्कूल जाता है। ठीक है, लेकिन एक दिन उसके पापा को जो है कुछ काम आ गया और उसे अकेले जाना पड़ा। ठीक है, और वो
पहुंच भी गया स्कूल। ये क्या थी? छिपी हुई लर्निंग, यानी उसे पता था कि रास्ता क्या है, ठीक है, यानी ज़रूरत पड़ने पर वो चीज़ आपको याद आना, ये क्या है? छिपी हुई लर्निंग, ठीक है। तो इसके बारे में जो है टॉलमैन ने बताया है। यानी जो बच्चा होता है या फिर जो जानवर होता है वो अपने दिमाग में जो रास्ते होते हैं, वो जो स्थिति होती है उसका क्या बना लेता है? नक्शा बना लेता है, और जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो उसके सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन देखते हैं, तो देखो उसने एनर्जी की बात नहीं की गई है, ठीक है। टोपोलॉजी की भी बात नहीं की गई है। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की बनावट कैसी है, किसी की संरचना कैसी है, ठीक है, वो कितने भागों में बांटा गया है, उसे हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। तो ऐसी बातें नहीं की गई है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट स्टेजेस, यानी विकास की अवस्था। देखो विकास की अवस्था जो है टॉलमैन के द्वारा इसकी बातें भी नहीं की गई है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैथेकेसिस। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से भावनात्मक या मानसिक रूप से मतलब जुड़ जाना, ठीक है। अब देखो ये जो बच्चा था, ठीक है, उसने जो है अपने मानसिक रूप से ही तो वो रास्ता पहचाना, यानी किसी चीज़ को भावनात्मक रूप से या फिर मानसिक रूप से उस पर जो है पहचानना, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाते? तो यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर कुछ इंस्टिंक्ट दी गई है और कुछ इमोशन दिए गए हैं, तो कौन सा मैच नहीं खाते वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी संबंध का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है कि ये चीज़ें जो जो चीज़ आपको नहीं सिखाई जाए लेकिन अपने आप आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डर लगेगा तो आप भाग जाओगे, ठीक है, ये क्या होते हैं? इंस्टिंक्ट होती है, ठीक है। जैसे भूख लगने पर आप खाना खाओगे, ठीक है, तो ये मतलब अपने आप बिना सिखाए जो है आपके अंतर्गत जो है ऐसी स्थिति क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है, ठीक है। इमोशन आप सबको पता है ये क्या है? एक भावनात्मक रूप होता है, जैसे डर, खुशी, गुस्सा, घृणा करना, प्यार करना, ये क्या होते हैं? आपके इमोशंस होते हैं, ठीक है। अब हम अपने ऑप्शंस के बारे में देखते हैं, तो हमें बताना कि मतलब क्या चीज़ करने पर कैसा इमोशंस है, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है हास्य, आमोद, यानी लाफ्टर, अम्यूज़मेंट। देखो लाफ्टर का मतलब क्या होता है? हंसना। अम्यूज़मेंट का मतलब क्या होता है? खुशी, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर किसी चीज़ की खुशी है तो आप हंसोगे, मनोरंजन करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इससे जुड़ी एक भावना हो गई, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेल्फ अबेसमेंट, फीलिंग ऑफ सुप्रियोरिटी, यानी आत्महीनता, श्रेष्ठता की भावना। देखो सेल्फ अबेसमेंट का मतलब क्या होता है? आत्महीनता, यानी आत्म मतलब खुद को, हीनता मतलब खुद को ही हीन समझना, छोटा समझना, ठीक है। लेकिन इसकी क्या, ये क्या दिया हुआ? इमोशन, यानी आपको जो है सुप्रियोरिटी यानी श्रेष्ठता की भावना आती है। नहीं, जब आप खुद को छोटा समझते हो, हीन समझते हो, तो ये वाली भावना नहीं आती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही गलत दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है सामूहिकता, एकाकीपन, यानी ग्रीगेरियसनेस, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीगेरियसनेस का मतलब दूसरों के साथ रहना, ठीक है, मिलजुल कर रहना। तो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, देखो अगर आप दूसरों के साथ नहीं रहोगे तो आपको कैसे फीलिंग आएगी? लोनलीनेस की, यानी अकेलेपन की। तो ये क्या है? आपस में रिलेट करता है। नेक्स्ट है रिपल्सन, यानी डिस्कस्ट। रिपल्सन का मतलब क्या होता है? दूर हटना, ठीक है। और डिस्कस्ट का मतलब क्या होता है? घृणा। अब किसी चीज़ से आप घृणा करोगे तो आप उससे दूर ही हटोगे, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत गलत पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन के अंतर्गत आगे ये पूछ ले कि ये इंस्टिंक्ट और इमोशन किसके द्वारा दिए गए हैं, तो आपको याद रखने किसके द्वारा दिए गए हैं? मैकडूगल के द्वारा दिए गए हैं, मैकडूगल के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज। तो देखो जो पियाजे थे उन्होंने बताया कि जो बच्चे का विकास है वो स्टेजेस के अंतर्गत होता है, ठीक है। उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, आप सबने याद भी की होगी। कैसे करते हैं? SPCF। सबसे पहले क्या थी? सेंसरी मोटर स्टेज। क्या थी? सेंसरी मोटर
स्टेज यानी संवेदी गतिक अवस्था, ये इन्होंने बताई थी 0 से 2 साल तक। यानी इसके अंतर्गत जो बच्चा है वो सेंसेस के थ्रू सीखता है, यानी इंद्रियों के साथ सीखता है। ठीक है। दूसरी उसने बताई थी प्री ऑपरेशनल, क्या बताई थी? प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कितने साल तक थी? ये 2 से 7 साल के बच्चे के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है वो भाषा सीखने लगता है, सिंबल्स सीखने लगता है, लेकिन जो उसकी थिंकिंग होती है वो खुद के लिए होती है, यानी इकोसेंट्रिक होती है। फिर उसने बताई थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसे हिंदी में बोलेंगे ठोस संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो मूर्त का मतलब ही क्या होता है? देखना। यानी इसके अंतर्गत बच्चा जो है जो चीज़ें देखता है वो मतलब उसके सोच विचार उसके अंतर्गत विकसित होने लगते हैं। और ये स्टेज थी 7 से 11 साल तक। ठीक है। यही हमसे पूछा है कि इसके अंतर्गत मतलब कौन सी ईयर थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेज थी बच्चे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी बच्चा इसके अंतर्गत जो है हाइपोथेटिकल थिंकिंग करना लगता है, यानी जो चीज़ें उसके सामने भी नहीं होती उसके बारे में भी बच्चा जो है सोचने समझने लगता है। ठीक है। और ये थी 11 साल से प्लस के बच्चों के लिए। ठीक है। तो ये 4 स्टेज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोहलर ने सिद्ध किया कि अधिगम, यानी कोहलर ने लर्निंग को प्रूव किया। कोहलर के अनुसार अधिगम क्या है? ठीक है, सीखना क्या है? देखो जो कोहलर थे उन्होंने थ्योरी दी थी इनसाइट लर्निंग थ्योरी। क्या दी थी? इनसाइट लर्निंग थ्योरी यानी अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। ठीक है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर के द्वारा दिया गया था। देखो ये जो अंतर्दृष्टि होती है यानी इंसाइट होता है, इसका मतलब होता है किसी समस्या को अचानक समझ जाना और उसका समाधान अपने दिमाग में आ जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा मैथ का क्वेश्चन करता है तो वो क्वेश्चन देखते ही जो है उसका सॉल्यूशन उसके माइंड में आने लगता है। ठीक है। तो कोहलर ने क्या बताया थ्योरी के अंतर्गत कि जो सीखना होता है वो अचानक होता है। सीखना कैसा होता है? बिल्कुल अचानक होता है। और जब सीखने वाला जो है पूरी स्थिति समझ लेता है तो उसका जो समाधान होता है, सॉल्यूशन होता है, तो वो उसके माइंड में पूरी तरीके से आ जाता है। और जो कोहलर थे उन्होंने बताया कि जो सीखना होता है वो जो है पार्ट्स में नहीं सीखते, हम छोटे छोटे हिस्सों में नहीं सीखते, बल्कि जो है पूरी समस्या को एक साथ समझते हैं। ठीक है। तो ये कोहलर के द्वारा इनसाइट लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत बताया गया है। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है बॉन्डिंग ऑफ स्टाइमुलस एंड रिस्पॉन्स यानी उद्दीपन एवं प्रतिक्रियाओं का संबंध। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। कोहलर ने ऐसी कोई बात नहीं की गई है। ये किसके द्वारा बात की गई थी? थ्रोनडाइक के द्वारा बात की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सिचुएशन यानी परिस्थिति के विभिन्न भागों का प्रत्यक्षीकरण करना। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है लर्निंग सीखने को जो है पार्ट्स के अंतर्गत यानी टुकड़ों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पूरी स्थिति पर ध्यान दिया था। ठीक है। इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एन ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी यानी बिना उद्देश्य के कोई भी रैंडम एक्टिविटी से ही, यानी इसके अंतर्गत ऑप्शन के अंतर्गत बताया कि जो सीखना होता है वो बिना लक्ष्य के सीखा जाता है, ऐसे ही रैंडम। तो ये नहीं बताया था। कोहलर ने बताया था कि जो सीखना होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है, समझ पर आधारित होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द होल सिचुएशन परसेप्शन संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कोहलर का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सीखना कैसा है? पूरे को समझना, होल को समझना। ठीक है। और वो कैसे होता है? अचानक होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी गिवन बाय। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है पैवलव। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? पैवलव के द्वारा दी गई थी। ठीक है।
ठीक है। फिर हम देखेंगे स्किनर। स्किनर ने क्या दी थी? ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। क्या दी थी? नाम याद रखना है। ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? स्किनर के द्वारा दी गई थी। ठीक है। फिर है थ्रोनडाइक। थ्रोनडाइक के द्वारा कौन सी दी गई थी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी गई थी। फिर है कोहलर। कोहलर के द्वारा क्या दी गई थी? इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी गई थी। तो कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? पैवलव के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। को क्या दिया है 15 क्वेश्चन के अंतर्गत? एक 6 साल की बालिका की मानसिक आयु 7.5 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। यानी यहाँ पर एक लड़की की जो है मेंटल एज दी गई है और उसका हमें आईक्यू बताना है। तो आप सबको पता है आईक्यू का क्या फॉर्मूला होता है? मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज यानी जो अब की एज है इनटू में 100। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस तरीके से जो है हम आईक्यू निकालते हैं। देखो मेंटल एज, मेंटल यानी मानसिक आयु कितनी दी है उसकी? 7.5। यहाँ पे लिख लेते हैं 7.5। नीचे दी है क्रोनोलॉजिकल एज यानी जो अब की उम्र है। अब कितने साल की लड़की? 6 साल की, यानी बटे में क्या आ जाएगा? 6 इंटू में क्या आ जाएगा? 100। इस तरीके से अब देखो अगर हम दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो अब इसको कट करते हैं। देखो ये 15 से हो जाएगा। 15 चौके 60, 15 पंजे 75 और 4 से अगर हम 100 काटेंगे तो वो 25 पे कट जाएगा। 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। 25 पंजे 125। तो उसका आईक्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी एक्सेप्ट। के अलावा निम्नलिखित कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं है। यानी जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें हमें बतानी है कि कौन सी स्टेजेस नहीं है। देखो जो कोलबर्ग थे उनकी थ्योरी का क्या नाम था? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। क्या थी? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो है कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे। याद रखना कितने लेवल दिए थे? 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेजेस दी थी। यानी हर लेवल पर क्या थी? 2 स्टेजेस थे। कोलबर्ग के द्वारा देखो 3 लेवल कौन कौन से थे? सबसे पहले था प्री कन्वेंशनल। क्या था? एक सेकेंड गाइस। प्री कन्वेंशनल यानी प्राक रूढ़िगत। दूसरा था कन्वेंशनल यानी रूढ़िगत। ठीक है। तीसरा था पोस्ट कन्वेंशनल यानी पश्चात रूढ़िगत, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने जो है 2-2 लेवल दिए थे। अब हम जो है इसकी स्टेजेस के बारे में समझेंगे। ठीक है। यानी कोलबर्ग जो है इस थ्योरी के अंतर्गत क्या बताना चाहता था कि जो व्यक्ति है उसका जो नैतिक विकास है एक तो वो चरणों के अंतर्गत होता है, यानी स्टेजेस के अंतर्गत होता है, और सही और गलत की समझ जो है उसके उम्र के साथ जो है चेंज होती रहती है। ठीक है। तो अब उसकी स्टेजेस के बारे में समझेंगे। आपको बिल्कुल याद रखना है 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट लेवल की हम पहली स्टेज देखते हैं। इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है वो आज्ञाकारी होता है, यानी सही उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? उसके अकॉर्डिंग सही वही होता है जिसमें उसे सज़ा नहीं मिलती, यानी पनिशमेंट नहीं मिलती। ठीक है। तो इस स्टेज का नाम है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज, यानी आज्ञाकारिता और सजा स्टेज। फॉर एग्जाम्पल बच्चा क्या करता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा वरना मम्मी डांटेगी। तो ये कौन सी है? पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज के अंतर्गत जो है इसका नाम है, मोस्टली पूछा जाता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज। क्या है? म्यूचुअल एक्सचेंज। इसके अंतर्गत बच्चा जो है वही चीज़ें करता है जिसके अंतर्गत उसको फ़ायदा हो, यानी चीज़ें एक्सचेंज करता है इस लालच में कि वापस मेरे को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो किसी बच्चे को अगर पेंसिल देगा तो उसको ये उम्मीद होगी कि बच्चा उसके बदले में उसको चॉकलेट देगा या फिर कुछ देगा या फिर अपना खिलौना देगा, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज की भावना इसके अंतर्गत होती है। यानी बच्चा इसके अंतर्गत क्या करता है? अपना फ़ायदा देखता है। ठीक है। थर्ड स्टेज का नाम है गुड बॉय गुड गर्ल, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है। इसके अंतर्गत बच्चा वही करता है जिससे जो है टीचर्स या फिर उसके पेरेंट्स खुश हो और उसकी तारीफ़ करें। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा जो है अपना होमवर्क करके लेके जाता है बिल्कुल सही ढंग से, किस लिए करके लेके जाता है? ताकि टीचर्स उसे क्या समझे? अच्छा लड़का समझे, गुड बॉय समझे।
फोर्थ स्टेज का नाम है लॉ एंड ऑर्डर स्टेज, यानी कानून और नियम का स्टेज। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चा वही चीज़ें करता है जो कानून और नियम के अकॉर्डिंग ठीक हो। जैसे बच्चा चोरी नहीं करेगा क्योंकि वो क्या है, कानून के विरुद्ध है। मतलब जब बच्चा जो है कानून और नियम के अकॉर्डिंग काम करता है तो वो फोर्थ स्टेज के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे फिफ्थ स्टेज के बारे में। इसे कहा जाता है सामाजिक समझौता स्टेज, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। इसके अंतर्गत क्या होता है, कानून जरूरी है, ठीक है, लेकिन अगर कानून गलत करे तो उसे बदला जाना चाहिए। ठीक है, यानी अगर किसी बच्चा क्या करने लग जाता है, अब वो समझने लग जाता है कि ये कानून गलत है, उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है, इसे बदलना चाहिए। तो ये किस स्टेज के अंतर्गत आता है, फिफ्थ स्टेज के अंतर्गत आता है। सिक्स्थ के अंतर्गत आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत स्टेज। इसके अंतर्गत क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी की जान बचानी है तो बच्चा इसके अंतर्गत कानून तोड़ भी देता है, यानी सही वही है जो सच हो, जो इंसानियत के अनुसार जो है न्याय करे। ठीक है, तो 6 स्टेजेस जो है कोलबर्ग के द्वारा दी गई थी, तो आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, के अंतर्गत पूछा था कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो कौन सी स्टेज नहीं है। देखो, कन्वेंशनल भी हमने पढ़ी, प्री कन्वेंशनल भी पढ़ी, लेकिन सेंसरी मोटर नहीं है, यानी संवेदी गामक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्लेटो इन द लर्निंग कर्व इंडिकेट्स, यानी सीखने के वक्र में पठार अंकित करता है। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लर्निंग कर्व क्या होता है, यानी सीखने का वक्र क्या होता है। इसका मतलब ये जो वक्र है, यानी ये क्या है, एक ग्राफ है। ये ग्राफ क्या दिखाता है कि जो सीखना है उसकी गति कैसी है, धीमी है, धीमी है या फिर तेज है, या फिर वो जो गति है वो घट रही है, रुक रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लर्निंग कर्व, यानी सीखने का वक्र। ठीक है, ठीक है। तो ये जो लर्निंग कर्व होता है, तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाएगा पॉजिटिव लर्निंग कर्व। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लर्निंग कर्व, यानी सकारात्मक लर्निंग कर्व। पॉजिटिव लर्निंग कर्व के अंतर्गत क्या होगा, जब सीखना जो है लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे आप डेली पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत कुछ ना कुछ सुधार होता है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लर्निंग कर्व। एक आपका होता है प्लेटो लर्निंग कर्व। ठीक है, यानी पठार लर्निंग कर्व। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें कुछ समय तक कोई प्रगति नहीं दिखाती। देखो, प्लेटो इस तरीके का होता है, इस तरीके से पठार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मतलब कुछ समय तक कोई भी प्रगति आपको दिखाई नहीं देती। क्या कारण रहता है, या तो आपको थकावट हो जाती है, या फिर आपके अंतर्गत रुचि की कमी हो जाती है, यानी आपका इंटरेस्ट नहीं होता उनकी तरफ, या फिर काम बहुत आसान या बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, प्लेटो कर्व के अंतर्गत आता है। देखो, अगर आप रोज मतलब किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रोज़ जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, आपने देखा होगा, तो आपका क्या रहता है, हमेशा कुछ समय तक मतलब एक जैसा रहता है, यानी आप उसके अंतर्गत कोई भी ना तो प्रगति कर पाते हो, ना फिर उसके नीचे कोई, उसकी गति धीमी होती है, यानी एक जैसा रहता है, उसे हम बोलेंगे प्लेटो लर्निंग कर्व। ठीक है, एक आपका होता है नेगेटिव लर्निंग कर्व, यानी नकारात्मक लर्निंग कर्व। ये क्या होता है, जब इसके अंतर्गत जो आपका परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, यानी ख़राब हो जाती है, यानी बीमारी के कारण, ज़्यादा थकाव के कारण। ठीक है, इन चीज़ से क्या होती है, आपकी लर्निंग थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, जहाँ पर आपका ग्राफ नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं नेगेटिव लर्निंग कर्व। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें प्लेटो का बताना था, यानी पठार का वक्र। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले पठार कब बनेगा, यानी सीखने के अंतर्गत पठार की स्थिति कब आएगी। देखो, वर्किंग कंडीशन आर फेवरेबल, यानी जब कामकाजी परिस्थितियाँ अनुकूल होती है, यानी जब पढ़ने लिखने का, मान लेते हैं पढ़ने लिखने का माहौल आपका जो है बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग है, अच्छा है, तो क्या होता है, उसके अंतर्गत प्रोग्रेस होती है, प्लेटो नहीं बनता है, पठार नहीं बनता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर क्या है, नो फटीग, यानी कोई थकान नहीं है। अगर कोई काम आप कर रहे हो उसके अंतर्गत कोई थकान नहीं है, तो वहाँ पर भी जो है पठार एक जैसा नहीं रहेगा, उसके अंतर्गत भी जो है आप बढ़ोतरी करोगे, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है टास्क इज सिंपल, यानी कार्य सरल है,
और फोर्थ है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। देखो दोनों ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो एचटेट है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ को इसका आंसर माना गया है। यानी जब आपकी रुचि खत्म हो जाती है तो आपका कार्य वहीं पर यानी उसी जगह पर जो है अटक कर रह जाता है, ठीक है। तो सीखने के अंतर्गत ठहराव कब आता है? जब आपकी रुचि यानी इंटरेस्ट के अंतर्गत कमी होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, कथन से संबंधित अधिगम सिद्धांत है। इस स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या बोला गया है कि जो सीखना होता है वो मतलब जैसे जैसे आपकी आवश्यकता है और ज़रूरत है उनको कम करने की प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले दी गई है इनसाइट थ्योरी। देखो इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर के द्वारा दिया गया था, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इनसाइट थ्योरी के अंतर्गत जो सीखना होता है वो कैसा होता है? अचानक होता है, यानी अचानक से हमें कुछ समझ आना, वो कौन सी थ्योरी होती है? इनसाइट लर्निंग होती है। और इसके अंतर्गत जो है हम पूरे होल यानी पूरी स्थिति को जो है एक बार में समझते हैं, ठीक है। हमने ऊपर भी जो है ये थ्योरी जानी थी, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी यानी क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी ये दी गई थी स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? स्किनर के द्वारा दी गई थी। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत सीखना क्या होता है? इनाम और सजा से होता है, यानी जो व्यवहार अच्छा होता है उसे इनाम देते हैं तो वो क्या होता है? रिपीट कराया जाता है, ठीक है। और जो व्यवहार गलत होता है तो उसकी सजा मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी यानी संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो आप सबको पता है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये पैवलव के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पैवलव के द्वारा दिया गया था। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? आपने पढ़ा होगा, ये स्टाइमुलस और रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। देखो जैसे वो जो घंटी बजती है, ठीक है, फिर उसको खाना दिया जाता है, तो फिर उसको इस तरीके से किसी की प्रैक्टिस कराई जाती है कुत्ते को कि घंटी की सुनते ही वो क्या करे? उसकी लार आए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी जो सीखना होता है वो किस पर रिलेटेड है? स्टाइमुलस और रिस्पॉन्स पर रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें भी जो है ज़रूरतों की यानी आवश्यकताओं की पूर्ति कम नहीं होती, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रीइंफोर्समेंट थ्योरी यानी प्रबलन सिद्धांत। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये हुल द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? हुल द्वारा दी गई थी। इसे जो है नीड रिडक्शन थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीड रिडक्शन थ्योरी। नीड रिडक्शन थ्योरी। तो इस थ्योरी के अंतर्गत जो हुल थे उन्होंने बताया कि सीखना तब होता है जब कोई व्यवहार व्यक्ति की आवश्यकता को कम कर देता है, यानी जिस काम से भूख प्यास थकान जैसी ज़रूरतें कम होती है वही व्यवहार जो है सीख लिया जाता है। देखो इसे मैं अच्छा थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। हुल ने इस थ्योरी के अंतर्गत बताया कि पहले हमें जो है किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी पहले हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, नीड होती है, ठीक है। फिर उस ज़रूरत से हमारे अंदर क्या होता है? तनाव पैदा होता है, ठीक है, तनाव पैदा होता है यानी टेंशन पैदा होती है। फिर क्या होता है? ड्राइव बनता है, ठीक है, यानी व्यक्ति कोई काम करता है। अगर उस काम से जो उसकी ज़रूरत पूरी मतलब कम हो जाती है, ठीक है, तो वही काम क्या है? सीख लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल भूख लगी आपको, ठीक है, भूख लगी मतलब आपको खाने की नीड हुई, ठीक है, फिर आपने खाना खाया, ठीक है, यानी ड्राइव किया, तो फिर वो जो है आपकी भूख क्या हो गई? कम हो गई, यानी आपकी जो ज़रूरत थी वो क्या हो गई? कम हो गई। तो इसके वो बता देती हूँ डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है हुल का। सबसे पहले आपको किसी चीज़ की नीड होती है यानी आवश्यकता होती है, फिर ड्राइव, ठीक है, फिर रिस्पॉन्स होता है, और फिर जो आपकी जो नीड है वो क्या हो जाती है? रिडक्शन हो जाती है, यानी कम होने लगती है। नीड रिडक्शन होने लगती है, ठीक है। तो हुल के अनुसार सीखना उस व्यवहार से होता है जिससे व्यक्ति की आवश्यकताएं कम हो जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है
हु पोस्टुलेटेड द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड फॉर फोस्टरिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी, यानी सर्जनशीलता के पोषण एवं संवर्धन हेतु मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया। देखो पहले हम इसके कुछ कीवर्ड समझ लेते हैं। देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि आपके दिमाग के अंतर्गत नए नए विचार आना, ठीक है। फिर जो वो विचार आते हैं, वो जो मेथड होता है उसका फोस्टरिंग का मतलब होता है, मतलब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे विकसित होना, और बूस्टिंग का मतलब होता है एकदम तेज़ी से बढ़ना। के अंतर्गत पूछा है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है वो किसके द्वारा दिया गया था। अब देखो क्रिएटिविटी, देखो जो क्रिएटिविटी है वो क्या होती है। क्रिएटिविटी का मतलब है कि आपके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढना, मतलब आपका माइंड जो है एक क्रिएटिव तरीके से काम करता है। यानी एक ही चीज़ के आपके पास अगर अलग अलग ऑप्शन है दिमाग के अंतर्गत करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिएटिविटी। तो ये जो है ओसबोर्न द्वारा दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उन्होंने बोला कि अगर क्रिएटिविटी बढ़ानी है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए, यानी किसी दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा विचार जो है आपके माइंड में आने चाहिए, ठीक है। और दूसरों के विचारों, अगर कोई दूसरा अपने विचार मतलब आपके सामने प्रकट कर रहा है, तो आपको उसके अंतर्गत नए विचार जोड़ने चाहिए, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर 3 यानी ओसबोर्न द्वारा, ठीक है। तो आप याद रखोगे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है वो किसके द्वारा दिया गया था, ओसबोर्न द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय, यानी सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने किया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो किसके द्वारा दिया गया। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब आप अपने साथ साथ जो है दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं, नियंत्रित करने लगते हैं और उनका सही ढंग से उपयोग करने लगते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये दिया किसके द्वारा था। देखो ये जो कंसेप्ट है सबसे पहले दिया गया था पीटर स्लोवे और जॉन मेयर द्वारा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अगर ये पूछे, दिया तो इन दोनों ने था, अगर पूछे कि इसको पॉपुलर किसने किया, ठीक है, इसको पॉपुलर किसने किया, तो आपको याद रखना है किसने किया, डेनियल गोलमैन ने, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, यानी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए डैश आवश्यक नहीं है, यानी जो देख नहीं सकते उनके लिए क्या चीज़ें आवश्यक नहीं है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें उनसे बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकें। अब देखो अगर किसी को दिखाई नहीं देता और छोटे अक्षरों में अगर कोई पुस्तक छिपी है, तो वो उसके लिए जो है आवश्यक होगी, नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है श्रव्य कैसेट, ऑडियो कैसेट। अब देखो किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता लेकिन वो सुन तो अच्छे से सकता है, तो ऑडियो कैसेट जो है उसके लिए आवश्यक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कागज पर ब्रेल पाठ्य सामग्री। तो ये जो ब्रेल लिपि होती है ये मोस्टली जो है दृष्टि बाधित यानी जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए बनाई जाती है, जिसे बच्चे जो है उंगलियों से पढ़ते हैं, तो ये भी उसके लिए आवश्यक होगी। नेक्स्ट है गणित पढ़ाने के लिए अबेकस। अब देखो अबेकस तो आप सबने देखा ही होगा, तो वो भी जो है दृष्टि बाधित बच्चे जो है आराम से इस तरीके से का होता है, इस तरीके से, तो वो भी जो है इसके अंतर्गत छात्र जो है गिनती सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आवश्यक है। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा आवश्यक नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकें, क्योंकि वो तो उन्हें वैसे भी दिखाई नहीं देनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोर बालक एवं बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समूह है, यानी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप क्वालिटीज़ इन रेफरेंस ऑफ अडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल, यानी जो अडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं उनके अंतर्गत सबसे जो ज़्यादा क्वालिटी है वो हमें बतानी है। तो देखो अडोलसेंट बच्चे कौन से होते हैं, जो कि 18 साल से कम उम्र के होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें बतानी है। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है आइडियल, यानी आदर्शवादी हो सकते हैं, गुड एडजस्टमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो जो अडोलसेंट बच्चे होते हैं उनके अंतर्गत जो है एडजस्टमेंट की भावना, अगर आप देखोगे ना
तो ये पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती है, वो जो है नई जगह एकदम से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। देखो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, यानी अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन यानी जो चीज़ें उसको दिखाई नहीं देती तो उसके बारे में जो है उसकी थिंकिंग डेवलप होने लगती है। बिल्कुल ठीक है, बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो चीज़ें सोच सकता है। रीजनिंग यानी तर्क देने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय शक्ति। तो इस एज तक आकर बच्चा जो है डिसीजन मेकिंग भी यानी निर्णय लेने भी जो है सीख जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है थोड़ा सा ठीक लग रहा है हमको। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी चीज़ का ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट यानी विद्रोह की भावना, तो ये तो हर बच्चे के अंतर्गत नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हैबिट ऑफ रिपीटेशन यानी किसी चीज़ को दोहराने की आदत, तो ये तो नहीं होती। आप देखोगे ये जो रिपीटेशन की आदत है वो छोटे बच्चों के अंतर्गत ज़्यादा होती है। ठीक है, चाइल्डहुड के अंतर्गत, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा यहीं पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिलोसफी, गुड एडजस्टमेंट एंड फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस। तो ये देखोगे यहाँ पर भी जो है समाज सेवा की भावना इतनी नहीं आती है उनके अंतर्गत, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हेरिडिटी प्ले द ग्रेटेस्ट रोल इन द, यानी आनुवांशिकता बड़ी भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता क्या होती है। तो ये क्या होती है, जो गुण आपको जन्म से जो है माता पिता से मिलते हैं, यानी माता पिता के गुण जो जन्म से बच्चे में आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे की हाइट हो गया, वेट हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, आँखों का कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ये सब कुछ मोस्टली किस पे जाती है, जो भी हमारी फिजिकल एबिलिटी होती है वो किस पे जाती है, माता पिता पे जाती है। देखो सोशल डेवलपमेंट फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो इसके अंतर्गत तो सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत तो क्या बातें की जाती है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है। ठीक है, उसके मित्र कैसे हैं, तो वो समाज के अंतर्गत कैसे रहता है, मिलजुल कर रहता है या झगड़े करता है। तो ये तो बच्चा जो है मुख्यतः किस चीज़ से सीखता है, अपने पर्यावरण से सीखता है, जो जैसे उसके फ्रेंड है वो वैसा ही होता है। तो ये सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिरिचुअल के अंतर्गत जो है उसकी जो आस्था है, इन सब चीज़ों की बात की जाती है। ये भी जन्म से नहीं आती है। ये नहीं कि किसी के मम्मी पापा किसी के भगत है तो वो भी जो है उसी की पूजा पाठ करेंगे। तो सबकी मतलब टाइम के साथ अपनी चीज़ें जो है चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा हमारा। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या होता है, बच्चे की ऊंचाई, बच्चे की शरीर की बनावट कैसी है, बच्चे का रंग कैसा है, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, ये गुण जो होते हैं वो बच्चों को अपने माता पिता से मिलते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी किससे रिलेटेड हो जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट से। ठीक है, कल्चर डेवलपमेंट, तो कल्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि बच्चे की भाषा कैसी है, कैसी परंपराएं हैं, कैसे रीति रिवाज हैं। तो ये सब कुछ जो है कल्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ मेथड ऑफ इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि अधिगम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। देखो ये जो इनसाइट थ्योरी है अभी अभी हमने जो है 3 बार पढ़ ली है इसी पेपर के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीडीपी अगर आप पीवाईक्यू से भी कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ 28 से 29 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। ठीक है, ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है थ्रोनडाइक के द्वारा कौन सी दी गई है, मैंने आपको बहुत बार रिपीट कराई है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, फिर दिया गया है कोहलर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, कोहलर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है स्किनर के द्वारा कौन सी दी गई थी, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। कौन सी दी गई थी, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय स्पीयरमैन इज, यानी जो स्पीयरमैन थे उनका जो बुद्धि संबंधी सिद्धांत था वो कौन सा था, 1 फैक्टर थ्योरी था, 2 फैक्टर थ्योरी था, 3 फैक्टर थ्योरी था या फिर मल्टी फैक्टर थ्योरी था। सबसे पहला ऑप्शन है 1 फैक्टर थ्योरी, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ये स्पीयरमैन द्वारा नहीं दिया गया। नेक्स्ट है 2 फैक्टर थ्योरी।
देखो जो टू फैक्टर थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई थी, चार्ल्स स्पीयरमैन, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी द्वितत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धि, ठीक है। और एस फैक्टर का होता है यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंट यानी कुछ विशेष बुद्धि, ठीक है। जो जी फैक्टर होता है तो इसके अंतर्गत उसने बताया कि जो भी आप जो सामान्य काम करते हो, जो कि आप रोज़ काम करते हो, उसके अंतर्गत आपकी कौन सी बुद्धि यूज़ होती है, जी फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस सामान्य बुद्धि, ठीक है। और एस फैक्टर कब यूज़ होता है, जब आप कोई विशेष यानी कोई खास काम करते हो तो उसके अंतर्गत जो है आपकी जो है एस फैक्टर बुद्धि जो है उपयोग की जाती है, ठीक है। तो ये स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। दो फैक्टर थे, एक का नाम था जी, एक का नाम था एस। जी से जनरल इंटेलिजेंस, एस से स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है, आपको याद रखनी है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये जो थ्री फैक्टर थ्योरी थी ये किसके द्वारा दी गई थी, गिलफोर्ड के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा दी गई थी, आपको याद रखनी है। और ये जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई थी, थर्स्टन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, नाम याद रखने हैं सभी के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, क्या दिया है 26 के अंतर्गत, अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सृजन करने के लिए, यानी जो टीचर्स है उसको जो है क्लास में इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि समावेशी वातावरण क्या होता है, यानी इंक्लूसिव इन्वायरमेंट होता क्या है। तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, ऐसा वातावरण होता है जहाँ पर हर बच्चा, चाहे वो सामान्य हो चाहे फिर वो विशेष हो, ठीक है, उसे बराबरी और सम्मान के साथ जो है चीज़ें सीखने को मिले। इसमें जो है किसी भी बच्चे के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है। अब हम अपना जो है ऑप्शन देखते हैं। विशिष्ट बालकों को शैक्षिक क्रियाकलापों से दूर रखना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा, दूर रखने की बात तो की ही नहीं गई। इंक्लूसिव के अंतर्गत क्या है कि जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशेष बच्चे हैं दोनों को साथ मिलकर जो है शिक्षा देनी चाहिए, तो यहाँ पर तो भेदभाव हो जाएगा अगर दूर रखेंगे, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो विशेष बच्चे होते हैं, ठीक है, तो इंक्लूसिव के अंतर्गत जो है हर बच्चे के अधिकार की, ठीक है, डिग्निटी की रक्षा की जाती है, सम्मान किया जाता है उसका, ठीक है, ताकि उनको क्या हो, बराबरी का अनुभव फील हो, ठीक है। यानी सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से हीन समझना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत है। किसी भी बच्चे को जो है मतलब कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है, किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, सामान्य छात्रों के मध्य विशिष्ट बालकों को नीचा दिखाना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक से तात्पर्य है इन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स, यानी देखो यहाँ पर हमें कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब बताना है, तो सबसे पहले तो हमें कॉन्टिन्यूअस का भी पता होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव का भी पता होना चाहिए, यानी सतत का भी पता होना चाहिए और व्यापक का भी पता होना चाहिए। अब देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी चीज़ निरंतर, यानी कोई भी चीज़ रेगुलर है, ठीक है, यानी इसमें इसका मतलब होता है कि जो इवैल्यूएशन होता है, यानी जो बच्चे का मूल्यांकन होता है वो क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, पूरे साल में क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत बताया है कि देखो जैसे साल के लास्ट में एग्ज़ाम होते हैं ना, तो इस पर निर्भर मतलब नहीं रहना चाहिए। जो बच्चे का जो आकलन है वो मतलब एक बार नहीं, बार बार जो है पूरे साल लगातार करना चाहिए, ठीक है। जिसके अंतर्गत क्लास टेस्ट हो गए, ठीक है, कोई ओरल क्वेश्चंस हो गए, यानी कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई होमवर्क हो गया, इस तरीके की जो है कोई भी एक्टिविटीज़ देकर जो है बच्चे का लगातार क्या करना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है समग्र यानी व्यापक, यानी इसके अंतर्गत बच्चे का जो है पूरे विकास के ऊपर ध्यान दिया जाता है। यानी इसमें केवल जो है बच्चे की पढ़ाई को लेकर जो है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि खेल पर, कोई कला है उसके अंतर्गत, कोई व्यवहार है अच्छा, उसके नैतिक मूल्य पर, यानी हर
पहलू पर जो है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब बताना है। अब देखो, बाय इवैल्यूएशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो अभी मैंने बताया सिर्फ पढ़ाई पर नहीं होना चाहिए, तो सभी विषयों के मूल्यांकन से भी नहीं। नेक्स्ट है बाय इवैल्यूएशन ओनली एजुकेशन फील्ड, नहीं, ये भी नहीं होगा। बाय होमवर्क यानी गृह कार्य देकर किसी का मूल्यांकन करना, नहीं। बाय इवैल्यूएटिंग द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड को एजुकेशन फील्ड, ये ठीक हो जाएगा। यानी पढ़ाई के साथ साथ जो है उसकी खेल की, कला की, व्यवहार की, उसके नैतिक मूल्यों को भी क्या करना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिया है विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, ये किसकी कथन है, यानी किसकी अभिव्यक्ति है, यानी किसी भी विषय को जो है किसी भी स्तर पर, ठीक है, सिखाया जा सकता है, ये किसके द्वारा बोला गया था, तो ये किसके द्वारा, ब्रूनर के द्वारा। तो ब्रूनर ने बताया था कि जो सीखना होता है वो किसी की एज या फिर उम्र पर नहीं होता, पढ़ने के तरीके पर निर्भर होता है। इसीलिए इन्होंने जो है स्पाइरल करिकुलम दिया था, क्या दिया था, स्पाइरल करिकुलम, ठीक है। तो और ऑप्शन भी देख लेते हैं किसने क्या बोला है सीखने के ऊपर, क्योंकि पूछ लेते हैं। देखो, जो ओजेबल थे उन्होंने बोला कि जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है कि नई जानकारी जो है तभी सीखी जा सकती है जब आपको जो है पहले से उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान है। यानी पहली जो जानकारी है, पहला जो सीखना है वो किस पर निर्भर करता है, आने वाले पर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर है पियाजे। पियाजे ने तो क्या बताया था कि भाई बच्चा जो है स्टेजेस के अंतर्गत सीखता है, यानी चरणों के अंतर्गत सीखता है। फिर है गैने। तो गैने के अनुसार तो टाइप्स ऑफ लर्निंग दिया गया था, यानी कि जो सीखना होता है वो हायरार्किकल होता है। क्या होता है, हायरार्किकल होता है। कैसे होता है, यानी पहले जो है कुछ सीख लेते हैं, उसके आगे आप तभी सीख पाते हो जब आपने पहले कुछ सीखा हो, ठीक है। ये किसके द्वारा बोला गया था, गैने के द्वारा बोला गया था। आपको याद रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ब्रूनर। नेक्स्ट है किसने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली पर प्रयोग किया। अब देखो, हमने कितनी बार पढ़ लिया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। किस पर जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कैट पर किया था। तो नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। यहाँ पर आपको PYQ का जो है इंपॉर्टेंस समझ आई होगी। देखो, मैंने सारे ऑप्शन कराए तो कितने रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। PYQ के भरोसे भी जा सकते हो CDP के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। देखो, प्रोजेक्टिव मेथड क्या होता है, इसके अंतर्गत ये एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को जो है एक अस्पष्ट वस्तुएं दी जाती है, यानी मतलब जिसके अंतर्गत जिसके एक से अधिक जो है उत्तर होते हैं, तो ऐसी वस्तुएं दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चित्र बना देंगे, या फिर कोई शब्द बोल देंगे, या फिर आधा वाक्य दे देंगे, आधा सेंटेंस दे देंगे, तो जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति है वो अपने मतलब उत्तर के माध्यम से जो उसकी छुपी हुई भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ठीक है, डर है, व्यक्तित्व है, तो उसको बताता है, जिससे उसकी जो है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का मेजरमेंट किया जाता है, की पर्सनैलिटी का पता लग जाता है, ठीक है। जैसे कोई आधा वाक्य दे दिया तो वो अपनी समझ से जो भी इसके अंतर्गत फिल करेगा, तो वहाँ से जो है हम व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हम। सबसे पहला है एसोसिएशन टेक्निक। देखो, इस एसोसिएशन टेक्निक के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति को एक शब्द दिया जाता है, ठीक है, फिर उससे उत्तर पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसको शब्द दिया माँ, तो उसने दिया उत्तर दिया प्यार, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस जो आंसर दिया है उससे उस व्यक्ति की सोच और भावनाएं क्या है समझी जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन टेक्निक, यानी साहचर्य तकनीक। इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है, एक वर्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन टेक्निक, यानी रचना तकनीकी। देखो, कंस्ट्रक्शन टेक्निक के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति को एक चित्र या फिर एक स्थिति दी जाती है, जिसके अंतर्गत कोई भी चित्र होता है, ठीक है, और उससे बोला जाता है कि आप इसके ऊपर एक कहानी क्रिएट करो, ठीक है। तो इस बनाई गई कहानी से जो है उस व्यक्ति की भावनाएं, ठीक है, उसका व्यक्तित्व झलकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, जिसके अंतर्गत वो निर्माण करता है, किसका, कहानी का, ठीक है। नेक्स्ट है केस स्टडी,
ठीक है। केस स्टडी के अंतर्गत तो हम किसी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, लास्ट भी देख लेते हैं। कंप्लीशन टेक्निक, ये भी एक प्रोजेक्टिव मेथड है, यानी पूर्ति तकनीक। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब व्यक्ति को जो है अधूरे वाक्य या फिर एक अधूरी कहानी दी जाती है और उसे पूरा करने के लिए बोल दिया जाता है, यानी आप इसे कंप्लीट करो, तो इससे जो है व्यक्ति की जो छिपी हुई भावनाएं हैं उनका पता चलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी कंप्लीशन टेक्निक। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस।